सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कोट के साथ। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं जस्टिस टू डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा कोट है और आज का हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लेट से सपोज कीजिए कोई इंडिविजुअल है, उसके साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, वो कोर्ट में जाता है जस्टिस लेने के लिए, लेकिन जो जस्टिस है उसको उससे 30 साल बाद मिलता है। जब उसने केस फिल किया उससे 30 साल बाद उसको जस्टिस मिलता है, तो इस जस्टिस की कोई वैल्यू रह जाएगी? ये तो इनजस्टिस के बराबर है। यही हमारे मार्टिन लूथर किंग जो है वो कहना चाहते हैं कि जस्टिस टू लॉन्ग डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि जस्टिस को मिलने में अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो कहीं ना कहीं वो इनजस्टिस के बराबर ही है। तो यही हमारा कोट है और बहुत अच्छा हमारा कोट है, हमारे एडिटोरियल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। आई होप आपको कोट का मतलब तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जुडिशियल बैकलॉग हमारे CAPF एग्जाम के लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जुडिशियल बैकलॉग का जो टॉपिक है, क्योंकि जुडिशरी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे UPSC में पूछता रहता है। ठीक है, तो आज शायद ये पहला हमारा ऐसा एडिटोरियल है जो जुडिशरी को फोकस कर रहा है। बहुत अच्छे इसमें पॉइंट्स कवर किए गए हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और हमारे नॉलेज पूल के अंदर, क्योंकि हमारा एम क्या है बच्चों, अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। हमारे नॉलेज पूल में एक और डायमेंशन हम ऐड करेंगे आज। ठीक है, तो चलो अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल में यहाँ बताया गया है जुडिशियल बैकलॉग्स कितने हैं। हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा केसेस जो हैं पेंडिंग है, हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग है कि आप उससे हतोत्साहित हो जाएंगे कि कितने कोर्ट केस पेंडिंग है। यहाँ पे बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग कोर्ट केसेस है वो 82,000 हैं। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है नोट करके रखना। हाई कोर्ट के अंदर जो है 62 लाख केसेस पेंडिंग है। लोअर कोर्ट के अंदर नियरली 5 करोड़ केसेस जो है पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं ये जो बैकलॉग है ये क्या दिखा रहा है, जस्टिस डिलेड की जो कंडीशन है वो दिखा रहा है। और यहाँ पे बता भी रखा है कि लॉन्गेस्ट कितने कोर्ट केसेस पेंडिंग है। यहाँ पे बता रखा है 50 लाख से ज़्यादा जो केसेस हैं, अराउंड करीब करीब जो है 50 लाख जो केसेस हैं वो 10 साल से ज़्यादा जो है पेंडिंग चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे मार्टिन लूथर किंग ने बोला था जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये उसको जो है कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा जुडिशियल सिस्टम, कि इसकी जो हालत है बहुत ही खस्ता हालत है। बहुत ही ज़्यादा जो कोर्ट केसेस है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, लोअर जुडिशरी हो गया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे केसेस जो है हमें पेंडिंग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या है हमारे लीगल सिस्टम के साथ। देखो कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस होंगे ही, तभी जो है इतने सारे जो है हमारे कोर्ट केसेस है वो पेंडिंग है। और इस एडिटोरियल के अंदर बच्चों जो चैलेंजेस दे रखे हैं बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हमारे चैलेंजेस है, और यही मेन चैलेंजेस है, यही मेन चैलेंज है जिसकी वजह से जो है हमारे कोर्ट केसेस पेंडिंग होते हैं। सबसे पहला चैलेंज है शॉर्टेज ऑफ जजेस, कि हमारे इंडिया के अंदर जो जजेस हैं उनकी संख्या बहुत कम है। ठीक है, एक तो उनकी संख्या कम है, ऊपर से जितनी पोस्ट जजेस के लिए अलॉट हो रखी है, लेट से कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 हैं, तो वहाँ पे 34 के 34 जजेस हैं नहीं, वैकेंट सीट है। अभी तो खैर सही चल रही है, लेकिन हाई कोर्ट वगैरह होगा, लोअर जुडिशरी हो गया। एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर बताया था कि जो लोअर जुडिशरीज है उसके अंदर 55,000 जो पोस्ट है वो वैकेंट चल रही है। जो 55,000 जो पोस्ट है वो वैकेंट चल रही है। तो ये मेन रीजन है किसका, हमारे जुडिशियल डिलेड का, जो हमारे कोर्ट केसेस पेंडिंग है उनका। यहाँ पे बता रखा है कि जो हमारे 21 जजेस हैं वो पर मिलियन पीपल के ऊपर है, कि 1 मिलियन लोगों का जो केसेस हैं उनको सिर्फ 21 जजेस देखते हैं। तो सोच के देखो कि एक जजेस के ऊपर कितना ज़्यादा भार है, कितने ज़्यादा जो केसेस है एक हमारे जजेस जो है फेस करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक तो इफेक्टिवनेस जो है डाउन होती है और एक क्वालिटी डाउन होती है। कि लेट्स से कि कई कई केसेस में क्या हो जाता है कि जो विक्टिम होता है उसको इंसाफ मिल नहीं पाता, जो इंसाफ वो डिजर्व करता है। क्यों, इतने ज़्यादा केसेस हैं, पेंडेंसी है, तारीख पे तारीख लगती रहती है, हियरिंग पे हियरिंग लगती रहती है, तो जो सफरिंग है कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो यही यहाँ पे बता रखा है। और ये जो हमारा जो ये है रेशियो है, ठीक है, रेशियो किसका, हमारा जजेस टू पॉपुलेशन का जो रेशियो है, ग्लोबली से देखें, अगर ग्लोबली से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा लो है। तो हमें यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत है जुडिशरी में, एक चीज़ तो हमें ये करने की ही ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पे बता रखा है कि हमारे यहाँ पे क्या है, एडवर्सीरियल लेजिस्लेटिव सिस्टम है। मतलब इसका क्या है कि हमारे यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि लेट से किसी ने केस फाइल कर दिया, ठीक है, तो केस फाइल कर दिया तो पहले तो उसकी क्या होती रहेगी, हियरिंग पे हियरिंग होती रहेगी। लेट से लोअर जुडिशरी ने जो है उसे फाइनलाइज कर दिया, अब वो अपील करके हाई कोर्ट जा सकता है, फिर हाई कोर्ट ने फाइनलाइज कर दिया, लेट से
किसी ने लोअर जुडिशरी में केस फाइल करा, 5 साल में लेट से लोअर जुडिशरी ने डिसीजन सुनाया, फिर उसने जो है अपील कर दी, अपील करके फिर वो हाई कोर्ट में चला गया 5 साल, फिर हाई कोर्ट में लग गए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, फिर 5 साल सुप्रीम कोर्ट में लग गए। तो ये जो मल्टीपल लेयर्स है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ अपील है, इसी को बोल रखा है एडवर्सीरियल हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम की। सिस्टम ही ऐसा बना रखा है जिसकी वजह से डिलेड होती है। उसके बाद इंटरिम एप्लीकेशंस हो गया और प्रोलोंग लिटिगेशंस हो गया। प्रोलोंग लिटिगेशन मतलब जो लंबे लंबे केसेस चलते हैं, इसकी वजह से जो है एक हमारे यहाँ पे पेंडिंग केसेस है। एग्जाम्पल इसका आप देख सकते हैं, अयोध्या केस। एग्जाम्पल इसका है हमारा अयोध्या मंदिर वाला जो केस था, 70 साल लग गए थे उसका जो वर्डिक्ट आने में, 2019 में आई थी, लेकिन 70 साल, सोच के देखो 70 साल से वो जो केस है हमारा पेंडिंग चल रहा था। तो ये भी एक मेजर रीजन है, ये भी एक चैलेंज है हमारे लीगल सिस्टम के साथ, जिसकी वजह से केसेस जो है पेंडिंग होते हैं। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन बोलते हैं, और अगर आपको मौका मिले तो इसको जरूर कोट करना, क्या, हमारी गवर्नमेंट। अब आप सोचेंगे कि हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल है। देखो 50% जो केसेस है, 50% कम नहीं होते, हाफ ऑफ द जो केसेस हैं वो हमारी गवर्नमेंट ने फाइल किए हैं। तो जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है कि लेट्स द कोर्ट डिसाइड, कि कोर्ट में जाके देखेंगे, ये जो एटीट्यूड है इसकी वजह से जो है हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो मायर्ड हो रखा है। उसकी वजह से जो हमारे यहाँ केसेस हैं बहुत ज़्यादा पेंडिंग चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ये एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। ये बेसिकली सॉल्यूशन दे नहीं रखा, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा जो चैलेंज वो क्या है, गवर्नमेंट लिटिगेशन, कि हाफ से ज़्यादा जो केसेस हैं वो हमारे गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो पॉलिसी से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विस मैटर से रिलेटेड हो, चाहे वो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड हो। यहाँ पे बता भी रखा है कि 2021 के अंदर एग्जाम्पल में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था कि ये जो आपका बिहेवियर है इसको आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह से पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है वो स्टक हो रखा है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा रीजन हो गया, तीसरा रीजन हो गया जिसकी वजह से हमारा जो लीगल सिस्टम है उसमें ये प्रॉब्लम है। पांचवा आ गया फ्रिवोलस केसेस। बहुत ज्यादा ये जो चारों पॉइंट दे रखे हैं बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रिवोलस केसेस कि हमारे यहाँ पे क्या सीन है, देखो हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि जो लोग हैं झूठे केसेस बहुत ज्यादा कर देते हैं, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा अतुल सुभाष टैकी, ठीक है, कि जो स्पेशली जो चलाक वो होती है, वुमेन्स होती हैं, वो अपने हस्बैंड को जो है फ्रिवोलस केसेस में फंसा देती हैं। एक तो वो डायमेंशन हो गया, और भी बहुत सारे केसेस होते हैं जो झूठे केसेस कर दिए जाते हैं, उसमें जो है काफ़ी सालों तक जो है सुनवाई होती रहती है, जो विक्टिम होता है वो सफ़र करता रहता है। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि हमारी इंडिया के अंदर ये जो फ्रिवोलस केसेस हैं इनके लिए कोई डेटरेंस ही नहीं है, इनको रोकने के लिए कोई जो एक होना चाहिए कि मैकेनिज्म, वो है ही नहीं। यहाँ पे बता रखा है कि लेट्स से कि अगर कोई फ्रिवोलस केसेस करता है तो उस पर प्यूनिटिव एक्शन होना चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए, ताकि ये जो अननेसेसरी जो लॉ का फायदा उठाया जाता है, अननेसेसरी जो कोर्ट का प्रोसीजर है उसका फायदा उठाया जाता है, उसको रोका जा सके। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, और ना कंपनसेशन दी जाती है अगर किसी के साथ गलत हो। जैसे हमारा सुभाष टैकी हो गया, कि यहाँ सबको पता है, पूरी इंडिया को पता है कि उसकी वाइफ ने उसको झूठे केस में फंसाया था, सिर्फ उसको निचोड़ने के लिए। फाइनली उसने क्या करा कि जुडिशियली सिस्टम से परेशान होके हियरिंग लिटिगेशन से परेशान होके उसने सुसाइड कर लिया। तो ये तो हमारा सामने आ गया, लाइमलाइट में आ गया कि जुडिशियल सिस्टम का कैसे जो है इल बेनिफिट उठाया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि और जो कंट्रीज है, अदर जो कंट्रीज है इंडिया को छोड़ के, वहाँ पे पेनल्टीज ली जाती है। किसके लिए, अगर आप झूठा केस फाइल करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये भी सॉल्यूशन कहीं ना कहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेजर चैलेंजेस है जो हमारा लीगल सिस्टम फेस करता है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम फेस करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। जो हमने सॉल्यूशन देखे थे, चलो वो तो एप्लीकेबल है ही कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में एडिटोरियल में क्या सॉल्यूशन दिया गया है, मेडिएशन। ये क्या चीज़ होता है, ये होता है कि मध्यस्थता जिसे कहते हैं हिंदी में, कि कोई थर्ड पार्टी आके जो है आपका सॉल्यूशन करवा दे आउट ऑफ द कोर्ट, ठीक है। क्योंकि कोर्ट में क्या होगा, हियरिंग वगैरह होगी, हियरिंग पे हियरिंग होती रहेगी, फिर उसकी अपील वगैरह होती रहेगी। तो केस जो है कम से कम 10-15 साल जो है, 20 साल जो है चलता रहेगा। अयोध्या वाला देखा 70 साल चल गया। तो उसको रोकने के लिए एक मेडिएशन है कि दोनों पार्टी एक न्यूट्रल जो मेडिएटर है उसको हायर करे, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक म्यूचुअल सॉल्यूशन, एक म्यूचुअल जो है नतीजे पे पहुंचे और जो है केस जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। ये यहाँ पे बता रखा है कि मेडिएशन जो है यहाँ पे एक बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन है। मध्यस्थता जिसे कहते हैं कि लेट्स से कि अगर केस बाउंस का, कोर्ट चेक बाउंस का अगर केस है कि आपने चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया, कोर्ट में चला गया, क्योंकि ये एक क्रिमिनल उसमें आता है, चेक बाउंस का जो केस है। आपने क्या करा कि
कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, केस चलेगा या ये 10 से 15 सालों तक चलेगा, लेकिन आपने क्या करा, ये आप हो गए, ये हो गया बैंक हो गया, आप दोनों ने क्या करा, एक मीडिएटर हायर करा, मीडिएटर मिल जाते हैं। अब मीडिएटर न्यूट्रल मीडिएटर जो किसी की भी साइड ना ले, मीडिएटर क्या करेगा, आपका एक सॉल्यूशन निकलवाएगा, ठीक है। तो ये जो मीडिएटर है, ये जो कोर्ट केस में जो पेंडेंसी चल रही है उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे है मीडिएशन, ये यहाँ पे बता रखा है। तो आई होप ये तो समझ आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, मीडिएशन क्या होता है, मतलब बिचौलिया एक हायर करना है जो आपके केस का निपटारा करा दे, ये हो गया मीडिएशन। और ये काफी इफेक्टिव सॉल्यूशन है, क्योंकि जुडिशियल जो सिस्टम है वहां पे हियरिंग फिर अपील पे अपील होती रहेगी, और 10-15 साल, 20 साल, 21 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। तो ये यहाँ पे बता रखा है, एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी है, जैसे वोडाफोन भारती कंपनी का केस कुछ आया था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू वाला कुछ केस था, ऐसा कुछ कि उसको भारती एयरटेल कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में उससे कुछ पैसे लेने थे, मतलब रेवेन्यू कुछ था, उस पर टैक्स वगैरह कुछ ऐसा केस आया था, उस पर लेने थे। गवर्नमेंट ने क्या करा था, इस मीडिएशन का ही यूज करा था और इस केस को जल्दी से रफा दफा कर दिया था, सॉल्यूशन पे आ गए थे, मध्यस्थता पे आ गए थे। इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट है एक कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती है कि जो प्राइवेसी वगैरह है वो उस पर ध्यान दिया जाता है, फास्टर रेजोल्यूशन आता है कि केस की जो हियरिंग है आप उस हियरिंग में नहीं फंसते, फाइनली आप सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हैं। और जो रिलेशनशिप है दोनों पार्टी के बीच में वो भी जैसे के तैसे रहते हैं, क्योंकि अगर कोर्ट केस हो जाता है, कोर्ट केस में जाके फाइनल पे आप पहुंचते हैं, तो क्या होता है कि वो बिटरनेस आ जाती है, वो कड़वाहट आ जाती है उन रिलेशंस के अंदर। तो जो हमारा मध्यस्थता है, ये जो है मीडिएशन जो है, ये काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है, पीसफुल सॉल्यूशन। आपने देखा भी होगा कि अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, घर आजकल तो ये बहुत नॉर्मल हो गया है कि जो हस्बैंड और वाइफ है दोनों के बीच में कोर्ट केस चलता है, और बाद में पता चलता है कि हस्बैंड ने 2 लाख रुपए देके या 20 लाख रुपए देके या 2 करोड़ रुपए देके वो स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से जो है फाइनलाइज कर दिया, कोर्ट केस से केस खत्म कर दिया। तो ये क्या चीज़ है, इसी को मीडिएशन बोलते हैं, यही यहाँ पे बता रखा है। तो पीसफुल सॉल्यूशन हो जाता है, जैसे मैंने चेक बाउंस का बताया था वो भी यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। तो ये इफेक्टिवनेस है हमारी मीडिएशन की, ये यहाँ पे बता रखा है। इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे बता रखा है। देखो कोर्ट को डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है मीडिएशन मर्डर केस में तो होगा नहीं, सिविल केसेस में होगा, लेट से किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो मीडिएशन तो यहाँ पे होगा नहीं, ये तो क्रिमिनल केस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ये तो कोर्ट ही डिसाइड कराएगा। तो यहाँ पे सुटेबल जो केसेस हो गए, ठीक है, जैसे सिविल हो गया, कॉमर्शियल हो गया, लीगल डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी वाला जो विवाद हो जाता है, समझ गए होगे ना ये प्रॉपर्टी वाले की क्या मैं बोल रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी वाला जो विवाद है, ऐसे केसेस में जो है हम मीडिएशन हायर कर सकते हैं। कोई हमने थर्ड पार्टी ले ली जो न्यूट्रल है, और उसके बाद जो है सॉल्यूशन पे लेके आ गए, ताकि ये जो कोर्ट की झंझट है, ठीक है, इससे बचा जा सके, इसके लिए मीडिएशन का यूज किया जाता है। यहाँ पे बता रखा है कि ट्रेंड जो मीडिएटर है, कहीं ना कहीं पार्टीज को ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड कराना चाहिए कि जो मीडिएटर है वो ट्रेंड हो और फाइनली सॉल्यूशन पे पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि जो है मीडिएशन में भी जो है टाइम वेस्ट हो, ये बता रखा है। कोस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट से कि मीडिएशन पे गए और जो जितनी कोर्ट में पैसे लगने थे उससे ज़्यादा लग गए मीडिएशन पे, तो कोई इस मीडिएशन को यूज़ नहीं करेगा। जो थर्ड हमने इफेक्टिव वे लेके आ रखे हैं, इसका कोई यूज़ नहीं करेगा। तो लेस होनी चाहिए इसकी कॉस्ट, जितनी लिटिगेशन में लगती है एटलीस्ट उससे तो लेस होनी चाहिए, तभी जो लोग हैं इसका यूज़ करेंगे। डाइवोर्स केसेस में बहुत ज़्यादा होता है, ये मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद में यहाँ पे मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि पूरा कोर्ट रूम वगैरह वो चाहिए, यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा कमरा हो गया, कोर्ट के अंदर ही होता है ये मीडिएशन सेंटर। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अपने घर के आसपास कोई कोर्ट हो तो एक बार चक्कर लगा के आ जाओ, तो मीडिएशन सेंटर आपको पता चल जाएगा। छोटा सा रूम होता है, 2 पार्टी बैठती है आपस में टेबल पे, बीच में टेबल बिछी रहती है और एक वहाँ पे लॉयर टाइप का कुछ बैठा रहता है, मीडिएटर जिसे कहते हैं, वो फाइनलाइज करवाता है, ठीक है। तो मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि अलग से कोर्ट रूम इस्टेब्लिश करें। तो ये पेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे है, ये यहाँ पे बता रखा है। और यहाँ पे बता रखा है कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, कि गवर्नमेंट जो है उसके सबसे ज़्यादा यहाँ पे केसेस हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम है हमारी कोर्ट केसेस की पेंडेंसी वाली, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर जिसे कहते हैं, आपने बहुत बार इस वर्ड को भी सुना होगा एडीआर। तो ये एडीआर क्या है, ये मीडिएशन ही हमारा एडीआर। अल्टरनेटिव जो हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए हमारा जो वे है, कौन सा वे है, हमारा नॉर्मल वाला कोर्ट केस जाके सॉल्व करने वाला, इसका अल्टरनेटिव हमें प्रोवाइड कराना है। और ये अल्टरनेटिव क्या है, ये अल्टरनेटिव हमारा मीडिएशन, यही यहाँ पे बता रखा है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों
आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा मीडिएशन का क्या चक्कर है और हमारे कोर्ट केसेस में क्या क्या खमियां हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा ये एडिटोरियल था और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड कुछ आ गया और ये डायरेक्टली भी दे देता है, जो जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड ऐसे करके जो टॉपिक है डायरेक्टली भी दे रखा है। शायद CI सब AC के अंदर दिया था, तो काफ़ी अच्छा था और हमने काफ़ी अच्छी समझा। अच्छा ठीक है, अब आप क्या करो, पेपर 2 के लिए जो क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस करो मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी सारे बच्चे जो है डेली लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को देख के कि जो है मेहनत करने लग गए हैं बच्चे। अब आप जो है जो मेहनत नहीं कर रहे हैं बच्चों, मेहनत आप भी कर रहे हैं, मेहनत जो है सुन के भी मेहनत कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो बेस है वो तो क्रिएट हो ही रहा है ना, लेकिन अब लिखना चालू करो क्योंकि लिखना तो ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक मीडिएशन अपार्ट टू जस्टिस बियॉन्ड लिटिगेशन। ठीक है, आज ही लिखो, कल पे मत छोड़ो, कल वैसे ही संडे है तो कल थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना, लेकिन आज इसको लिखना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, US एड। ठीक है, अभी देखो ये 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है US एड का, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हुआ क्या था, देखो US जो एड है, जो हमारी US गवर्नमेंट है, बेसिकली ये जो है एलिगेशन लगा रही है कि US जो एड है वो प्लान कर रही थी $21 मिलियन देने का वोटर टर्न अराउंड इफेक्ट, मतलब जो वोटर जो होती है इलेक्शन वगैरह होते हैं उसके अंदर देने का कर रही थी, ताकि थोड़ा सा जो वोटिंग वगैरह मैकेनिज्म है वो वो हो जाए। तो मतलब बेसिकली US जो एड है $21 मिलियन जो है इंडियन गवर्नमेंट को दे रही थी वोटिंग के टाइम पे, ये वाली यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन इसको कैंसिल करा दिया गया है डॉग इलॉन मस्क ने। तो कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो US एड है ये तो फिर हमारे जो वोटिंग बिहेवियर है, क्योंकि बाहर से फॉरेन फंडिंग आएगा तो ये तो वोटिंग बिहेवियर जो है इफेक्ट हो जाएगा। अब इसने ये सारी बेसिकली न्यूज़ के अंदर आ रखा है, तो हमारे जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसने कोई कमेंट नहीं किया है, जस्ट बोला है कि ये तो फॉरेन इंटरफेरेंस है हमारे इंटरनल अफेयर के अंदर, तो हमारी जो गवर्नमेंट है इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी। ये सारी चीज़ चल रही है। अब समझ आ गया होगा क्या था न्यूज़पेपर के अंदर कि एड वगैरह प्रोवाइड कराने की चीज़ थी। अब थोड़ा सा हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम US एड के बारे में पढ़ लें, क्योंकि बहुत टाइम से ये न्यूज़ में आ रखी है, बहुत टाइम से हम इसको इग्नोर कर रहे थे कि ज़्यादा। अब फ्रंट पेज पे सबसे पहली न्यूज़ आर्टिकल ही आज का ये था US एड का, तो थोड़ा इसको समझना बनता भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देखेंगे हम, US एड की डेफिनेशन क्या होती है। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको बेसिकली बनाया था किसने, हमारे जॉन एफ कैनेडी ने 1961 के अंदर। पर्पस था इसका ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट एड, ना कि वोटर को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, ये चीज़ आप समझना, क्योंकि ऐसे ही करके देगा कि इसका जो पर्पस है वोटर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है, नहीं है, ये तो एलिगेशंस है। ठीक है, तो इसका जो पर्पस था वो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट एड प्रोवाइड कराना US एड का। अगर ग्लोबली देखें तो US का जो 0.4% जो बजट है वो US एड के अंदर जाता है 2024 में, और 42% जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो यहाँ से आती है, ये UN नेशन कहता है, ट्रैक्ड बाय UN नेशन। और फंड किस किस के लिए यूज़ किया जाता है, हेल्थ केयर के लिए, फूड के लिए, डिजास्टर रिलीफ के लिए और पॉलिसी एडवोकेसी के लिए। और इंडिया स्पेसिफिक ये फंड नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो इंडिया है सिर्फ वहीं को उसी को ये फंड दिया जाता है। हमारा यूक्रेन हो गया, इथोपिया हो गया, और जितनी भी कंट्री है, सोमालिया वगैरह, उन सबको ये फंड दिया जाता है। इंडिया की अगर स्पेसिफिक बात करें तो इंडिया ने ये जो चंदा है US एड से लेना 1951 से चालू किया था, इंडियन इमरजेंसी फूड एड एक्ट के तहत। यहाँ पे US एड जो हमें इंडिया में दी जाती है उसके बहुत सारे पर्पसेस हैं, ह्यूमैनिटेरियन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, 2 पर्पसेस है, इलेक्शन हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, जो पोलियो होता है उसको हटाने के लिए हो गया, TB वगैरह हो गया, इन सब चीज़ के लिए दिया जाता है। तो फंडिंग जो दी जाती है वोटिंग के लिए नहीं दी जाती, और ये जो फंडिंग है ये UN की फंडिंग नहीं है, ये US की फंडिंग है, किसी पर्टिकुलर एक स्टेट की फंडिंग है, ना कि UN एजेंसी की फंडिंग है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको थोड़ा सा अटैम्प्ट करो। ठीक है, अटैम्प्ट करो और अब कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। अगर अब तक थोड़ा सा फ्लक्चुएट होते रहे हो तो अब फ्लक्चुएट मत हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। आपका जो एग्जाम है उस दिन आपको पता चलेगा कि डेली डिस्पैच की जो है वैल्यू क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डांसेस। ठीक है, डांसेस में एक इवेंट हो रहा है अभी, ये जो हमारा है फ्रंट पेज पे आया था, ऐसा जो है आपने देखा होगा, द हिंदू अगर पढ़ा होगा तो देखो जो फ्रंट पेज पे न्यूज़ आती है और स्पेशली जो पिक्टोरियल टाइप की होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे घुमौर बिनांदिनी डांस जो है गुवाहाटी में परफॉर्म हो रहा है, बेसिकली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का जो है यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो घुमौर बिनांदिनी जो है झारखंड, वेस्ट बंगाल और हमारा ये असम हो गया, ऐसे स्टेट्स में जो है परफॉर्म किया जाता है, मतलब जो है असम स्पेसिफिक नहीं है। उसके बाद
काफ़ी सारी जो ट्राइब है ये घूमर जो डांस है ऐसा परफॉर्म करती है। संथाल हो गई, मुंडास हो गई, ओरन हो गई। अब इसके बाद थोड़ा सा फ्लोक डांसेस थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फ्लोक डांसेस में आती है हमारे असम में बिहू। एक मिनट थोड़ा सॉरी। फ्लोक डांसेस में आता है हमारा असम बिहू जो डांस है हमारा फ्लोक डांस है, असम में परफॉर्म किया जाता है। घूमर जो है राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है, गरबा गुजरात में, लावनी महाराष्ट्र में, भांगड़ा पंजाब में, छाऊ डांस, ठीक है, छाऊ डांस को थोड़ा सा देखना बच्चों। छाऊ डांस जो है उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है। छाऊ डांस में बेसिकली क्या किया जाता है, मुखौटा ओढ़ के जो है डांस किया जाता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मार्शल डांस वगैरह जो है वो करा जाता है। यक्षगान हो गया, ये कर्नाटका का डांस है। तो ये सारे जो फ्लोक डांस है इनको थोड़ा सा याद रखना, कौन सा किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। फिर हमारे कुछ क्लासिकल डांसेस होते हैं, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु पे सबसे ज्यादा जो ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है हमारा भरतनाट्यम, कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तमिलनाडु पे। कथक हो गया नॉर्थ इंडिया में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, उड़िया उड़ीसा में, मोहिनीअट्टम केरला में, मणिपुरी मणिपुरा में, और सतिया असम में। सतिया बहुत ज्यादा न्यूज में आता है, सतिया असम के अंदर, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको प्रैक्टिस करो। 3 ही है ना हमारा, नहीं दूसरा है, इसको प्रैक्टिस करो। देखो आप मैच द फॉलोइंग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करना। थर्ड है हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। हुआ क्या, बेसिकली एक PWD वाला, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला इंडिविजुअल, जो 50% लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी, 20% स्पीच वाली लैंग्वेज वाली, उसने नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, लेकिन उसको जो एडमिशन था वो नहीं दिया, ठीक है। वो गया हमारा कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर जाने के बाद जो है उसको वहां से भी डिनाई कर दिया गया। फिर फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो हमारे बोर्ड ने करा है, जो मेडिकल बोर्ड ने करा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्यों? क्योंकि ये वियोलेट करता है किस एक्ट को, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को, और हमारा जो आर्टिकल है 41 राइट्स ऑफ वर्क, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंट, इसको भी अंडरमाइन करता है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों चीज़ों का हवाला लेके, जो हमारे मेडिकल बोर्ड ने बोला कि नहीं एडमिशन होगा, उसको बोला नहीं तुम गलत हो, अब एडमिशन लेना पड़ेगा, तुम अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है ये जो हमारे मेडिकल बोर्ड ने करा था, UN कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। आप सभी को पता है इस UN कन्वेंशन के तहत ही जो है हमने क्या करा है, इस UN कन्वेंशन के तहत ही हमने जो है अपना राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बनाया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम उस जो मेडिकल बोर्ड की डिसीजन है उसको मान लेते हैं, तो हम UN के कन्वेंशन को भी वियोलेट करते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको एडमिशन करवाओ, तुम अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, ठीक है। इसको यहाँ पे लाने का मतलब मेरा एक और था बच्चों, क्या कि जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड, ठीक है। हमने नेगेटिव पॉइंट तो सारे देख लिए, लेकिन अगर कभी तुम्हें सपोर्ट करना हो कि नहीं, सपोर्ट नहीं, आर्ग्यूमेंट में अगर अगेंस्ट करना हो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड को, कि जो जस्टिस डिलेड है जस्टिस डिनाइड ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर जो जस्टिस है इतना ज़्यादा डिलेड नहीं है, केसेस वाइज जो है इतना ज़्यादा डिलेड नहीं है। पहले पेंडेंसी होती होगी, लेकिन आजकल जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट आ चुके हैं, तो इतना नहीं है। तो इसमें एग्जाम्पल है, इसका नीट का एग्जाम हुआ था अभी, ठीक है, ये गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाने के बाद फिर अब सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ लिया है उसने। तो ये क्या चीज़ है, अगर डिलेड होता तो इसको अभी थोड़ा ना मिलता, इसको तो आज से 50 साल में मिलता, ठीक है। तो हमारी इंडिया में इतना ज़्यादा जो है नहीं है जितना बोला जाता है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल जब उसको अगेंस्ट करना हो, ठीक है, इसके आर्ग्यूमेंट की अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट देना हो, तो इस एग्जाम्पल को आप कोट कर सकते हो, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना सीखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ 2 जगह यूज़ हो सकती है, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर, एक हमारा जो है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसको आंसर करने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा ये वाला, ठीक है। देखो ये अभी आया था कि हमारी जो जस्टिस हैं उन्होंने एक बेसिकली एक चीज़ बोली है, क्या कि ये जो सेक्सुअल इक्वालिटी है, मेल और फीमेल के बीच में जो इक्वालिटी है, ये घर से चालू होनी चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, कि इसको सिलेबस में डालना चाहिए, हमारे NCERT के सिलेबस में डालना चाहिए, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअल इक्वालिटी है ये हमारे बच्चों के माइंड में जाए, ठीक है। तो आप इसको वुमेन एम्पावरमेंट के एस्से के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी के एस्से के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे हैं जहाँ पे ये एज अ हमारा इंट्रोडक्शन यूज़ हो सकता है, और फोल्डर पॉइंट भी यूज़ हो सकता है। तो जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं वो यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट ले लेना, ठीक है।
तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। अगर अच्छा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। लाइक ज़रूर करना, लाइक कम करने लग गए हो आप, ठीक है। थैंक यू सो मच।